हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो पढ़ा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दोनों मेथड से हम उसको देख लेंगे। पहले तो हम उसको देखेंगे यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ, जो कि शायद अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और फिर उसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए कैसे डिराइव करते हैं वो चीज को भी देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होती है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने बायो-सैवर्ट्स लॉ नहीं देखा था, तो क्या होता है बायो-सैवर्ट्स लॉ का एक ब्रीफ अपन रिवीजन ले लेते हैं। तो कैसा होता है, मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग कोई वायर है जिसमें मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, और कहीं किसी पॉइंट पी पे मेरे को इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में हम एक एलिमेंटल लेंथ ले लें। करंट की डायरेक्शन में हम क्या करें, एलिमेंटल लेंथ ले लें, नाम ले लेते हैं इसका डीएल। अब देखो, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जो डीएल से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेगा, जो पॉइंट पी की पोजीशन को बताएगा, उसका नाम क्या होता है, आर वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि डीएल वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो हमारा बायो-सैवर्ट्स के लॉ क्या बोलता था कि डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या फिर जब इसको वेक्टर फॉर्म में फुल्ली लिखना है तो क्या लिख सकते हो, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस ऑफ dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा यूज करेंगे और हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो चेक करते हैं। देखो, मैंने ये ले लिया एक करंट कैरिंग एक लूप ले लिया। मान लीजिए कि ये करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो इस सर्कल की जो रेडियस है, ये सर्कल जो लिया हुआ है इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना, a। सर्कल का रेडियस कितना है, a। तो पहले तो करंट की डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन के कारण से कैसा होगा। आप यूज कर लीजिए राइट हैंड थंब रूल का। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो मेरे को ये क्या मिल रहा है, फिंगर्स की कर्ल की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी मेरी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट टॉप पे आते हैं, लिखते रहो ध्यान से, टॉप पे आएगी तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है उधर, तो भी जो फिंगर की कर्ल है वो कैसी है, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनसाइड। आप यहां पर आइए, अब करंट कैसा जा रहा है, नीचे। तो भी देखो इस डायरेक्शन में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पॉइंट ए में कैसी जाएगी, इनवर्ट्स। वैसे ही करंट अगर इधर फ्लो करके जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, इनवर्ट्स इनवर्ट्स इनवर्ट्स। और यहां से भी देखोगे तो कैसी जा रही है, इनवर्ट्स। मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे कैसी होने वाली है, इनवर्ट्स होने वाली है। कैसी होने वाली है, इनवर्ट्स होने वाली है। और हर पॉइंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किधर है, एक ही डायरेक्शन है, मतलब अंदर की ही डायरेक्शन में पूरी जगह पे जो करंट फ्लो कर रहा है सर्कल में, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक जगह के लिए निकाल लूं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूं पूरे सर्कल के लिए, तो चीजें अपने को पूरे सर्कल के लिए मिल जाना चाहिए। देखो मुसीबत ये है ना कि हमको ऐसे कैलकुलेशन में बायो-सैवर्ट्स लॉ के अलावा कुछ यूज करना ठीक से आता भी नहीं। और बायो-सैवर्ट्स लॉ की ये लिमिटेशन है बच्चे कि वो इनफिनाइटली स्मॉल एलिमेंट पे ही लगता है, वो पूरे इस सर्कल के ऊपर एक बार में लगाया ही नहीं जा सकता। बायो-सैवर्ट लॉ का ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एक इनफिनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये पूरा सर्कल तो बड़ा है, ए रेडियस का सर्कल है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इस पूरे के कारण से चाहिए, तो वो तो बायो-सैवर्ट्स लॉ से आ नहीं सकता। बायो-सैवर्ट्स लॉ मेरे को क्या देगा, किसी एक स्मॉल एलिमेंट के लिए देगा। फिर अगर मैं उस स्मॉल एलिमेंट को पूरी जगह ऐड कर दूं सर्कल पे, खूब सारे स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लेते जाऊं और सबको ऐड कर दूं, तो इस पूरे सर्कल के कारण से मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अप्रोच कैसी देखें, मान लो ये करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन में मैं एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ले लेता हूँ, क्या, डीएल। यहाँ पर करंट की ही डायरेक्शन में मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया आपका,
डीएल, और डीएल के कारण से, इस डीएल के कारण से कहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये मान लो सेंटर है ओ पे, तो जो डीएल के सेंटर से इस सेंटर को ज्वाइन करेगा ये मेरा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए, यही रेडियस है, यही तो रेडियस है जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा था, इसी की सेम की वैल्यू मेरी कितनी है, ए। अगर मैं यहाँ पे डीएल ले लूं, ध्यान से देखो, अगर करंट के अलोंग में यहाँ पे डीएल ले लूं, यहाँ पे भी डीएल ले सकता हूँ, करंट के अलोंग, तो भी ये जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एक ही होगी, करंट के अलोंग में यहाँ पर भी एक डीएल ले सकता हूँ, करंट के अलोंग में यहाँ पर भी एक डीएल ले सकता हूँ, तो भी ये जो बनेगा ये मेरा कितना होगा, एक। करंट के ही अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैं यहाँ पर भी डीएल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी डीएल ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी मेरी कितनी आनी है, ए ही आनी है, ठीक। तो करंट के अलोंग में कहीं पे भी डीएल ले सकता हूँ। अब देखो डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर लिखा हुआ बेटा है, डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आई डीएल साइन थीटा, मतलब ये जो क्रॉस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, साइन थीटा, और ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, तो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डीएल वेक्टर, ये है आपका डीएल वेक्टर और ये है आपका आर, तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखोगे तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी देखोगे तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखोगे तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इस सर्कल में आप कहीं पे भी डीएल ले लो, किसी को लगे कि सर यहाँ पे अगर डीएल ले लें तो ले लो बेटा यहाँ पे डीएल, तो इस डीएल के लिए आप पोजीशन वेक्टर कहाँ बनाओगे, आप यहाँ बनाओगे। अब देखो ये एंगल भी कितने डिग्री का बन रहा होगा, डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का बन रहा होगा। मतलब सर्कल में आप कोई सा भी कहीं से भी एलिमेंट कट करो, जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल थीटा बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर विल बी कितना होगा आपका, 90 डिग्री का। तो देखिए इसके कारण से फिर फील्ड कैसी आ जाएगी, इसके कारण से देखेंगे हम तो dB वेक्टर इज इक्वल्स टू, यही बायो सावर्ट्स लॉ ही यूज करते हैं, कितना होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस कितना है a, तो a स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा ये dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा आई डीएल अपॉन a स्क्वायर। अब अगर पूरे सर्कल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, डीबी वेक्टर को, किसके लिए, सर्कल के लिए, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। डीबी का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा आपका, डीएल का। डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, डीएल का इंटीग्रेशन करने पे मेरे को मिल जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर। पूरे सर्कल में अगर डीएल 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 जोड़ दो तो मेरे को क्या मिलेगा, 2। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस कितना है, a, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 पाई। ये a और ये a क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बाई, ठीक है। आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हो, आप चाहो इसको, अच्छा नहीं इसमें कोई एक वैल्यू छूट रही है, आई छूट गया ना आपका, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर भी एक टर्म आएगा आपका, एक टर्म रहा होगा यहाँ पे आई का, और यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा, आई। चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, पाई पाई को मार देगा, 2 से 2, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल
कैरिंग करंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a या म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और देखते हैं। अगर कल को ये तो हो गई बात सर्कल की, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो हमारे पास सर्कल हो। मान लो अगर ये सेमी सर्कल होता तो क्या चेंजेस आते, इससे अपन रिलेट करेंगे, कॉमन पॉइंट तक पहुंचना है अपने को, जिसके लिए अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल ना होकर के बचे सेमी सर्कल होता तो क्या होता। मान लो सर्कल ना होकर के ये सेमी सर्कल होता और ये होता है इसका सेंटर O, वही रेडियस आपकी A, और इसके कारण से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती। सेम प्रोसेस होता, प्रोसेस सेम होता, कहां पे बस चेंज आता कि B इक्वल्स टू क्या होता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। फिर क्या होता है, ये B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl अब करते हैं। तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का कितना होगा 2 पाई ए बाई 2, कितना हो जाएगा 2 पाई ए बाई 2। तो ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो कितना बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई से पाई नहीं, ठीक है ना, पाई को रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई, ये हो गया आपका 2 पाई आई बाई 2a। और देखिए कौन किसको मार सकता है, 2 से 2 मरा, पाई से पाई मर गया, तो कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए। देखो तो अब एक चीज देखना है, यहां से ध्यान से देखना, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 1/2 म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, बी इक्वल्स टू, देखो तो फुल सर्कल के लिए कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये किसका था फुल सर्कल का था, और हाफ सर्कल के लिए कितना है हाफ दैट ऑफ फुल सर्कल, हाफ दैट ऑफ फुल सर्कल। तो अगर मैं इसको ऐसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिख दूं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख दूं, तो b ड्यू टू हाफ सर्कल कितना हो रहा है, b ड्यू टू हाफ सर्कल कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं b ड्यू टू हाफ सर्कल is equals to 1/2 times of b due to full circle। ठीक है, अब और रिलेशंस खोजने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें और रिलेशन खोजते हैं। ठीक, मान लो कि अब आपको क्वार्टर सर्कल दे दे, क्या दे दे क्वार्टर सर्कल दे दे, तो क्या कर सकते हैं, ये तो हाफ सर्कल की बात हुई, मान लेते हैं कि हमारे पास क्वार्टर सर्कल की बात है, तो क्या किया जा सकता है, देखते रहो। और इस सेंटर पे मान लो ये है करंट फ्लो करने का, ये है हमारी वैल्यू ए। अब इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे तो क्या करेंगे, फिर तरीका कुछ वैसे ही होगा, हम कहां तक पहुंच जाएंगे कि b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो फिर कितना हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, जो बेटा dl का इंटीग्रेशन होगा, अब कितना होता है फुल सर्कल होता तो 2 पाई r, क्वार्टर सर्कल है तो कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई 4, और r कितना है हमारा a, तो कितना हो जाएगा 2 पाई a बाई 4। जो जिसको मार रहा है उसको उससे मार दो, तो ये 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये पाई, पाई को मार देगा, ये a को मार देगा। तो देखो क्या बोल रहा है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 या म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 8, म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई ए, बी ड्यू टू क्या है ये क्वार्टर सर्कल, किसके कारण हो रहा है क्वार्टर सर्कल के कारण। ठीक है, देखो फिर कंपेयर करेंगे, इसको ऐसे लिख दूं क्या 1/4 इंटू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए,
फिर ये क्या दिख रहा है, b ड्यू टू क्वार्टर सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ b ड्यू टू फुल सर्कल। फुल सर्कल के कारण से कितना था, म्यू नॉट I बाई 2 है, और क्वार्टर सर्कल के कारण से कितना है, 1/4 टाइम्स ऑफ फुल सर्कल। यहां तक तो चीजें सिंपली दिखती हैं, यहां तक तो जो चीजें हैं आपको, यहां तक तो चीजें सिंपली दिख जाती हैं। दिक्कत कब होगी, दिक्कत कब होगी, देखियो मैं क्रिएट करता हूं आपके लिए दिक्कत क्रिएट करते हैं आपके लिए। जब प्रॉब्लम आएगी ना तो वो यहां आएगी। मान लो कि कुछ ऐसा भी है, और ये दे दे एट एन एंगल थीटा, और यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है और रेडियस भी दे रखी है आपको ए। अब ये देखिए ध्यान से, ना ये फुल सर्कल है, ना ये हाफ सर्कल है, ना ये क्वार्टर सर्कल है। अब बताओ यहाँ कैसे निकालोगे, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। तो देखो एक बार फुल सर्कल वाले फॉर्मूले को ना, एक बार इस फुल सर्कल वाले फॉर्मूले को ना थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक बार इस फुल सर्कल वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, या फिर चलो पहले इसकी कोशिश करते हैं, पहले इसी की कोशिश कर लेते हैं निकालने की, फिर इसको इससे रिलेट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर भी तरीका वही होगा कि dB इज इक्वल्स टू, सॉरी चलो डायरेक्ट b पे आते हैं, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका, dl का। अब यहाँ पे जो बात रही dl, ये dl को इंटीग्रेट करने से l की वैल्यू कितना आएगी, l की वैल्यू कितनी आएगी, ये l है क्या। आप dl लोगे किस पे, आप dl कहाँ पे लोगे, यहीं पे dl लोगे, एक dl यहाँ पे ले लो, दूसरा dl यहाँ पे ले लो, तीसरा dl यहाँ पे ले लो, चौथा dl यहाँ पे एक और dl ले लो, यहाँ पे एक और dl ले लो, यहाँ पे एक और dl ले लो, और ये सारे dl को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा। जब सारे dl को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, l मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे रिलेशन देखना होगा जो आप 11th में पढ़े होगे कि रेडियस लेंथ ऑफ आर्क और थीटा जो कि एंगल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो अगर नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूं स्टेब्लिश करने की, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, देखते हैं स्टेब्लिश करते हैं। मान लो एक r रेडियस का सर्कल है और मैंने 2 पाई r मूव किया। एक r रेडियस के सर्कल में जब मैं 2 पाई r मूव करता हूं तो कितना एंगल मूव कर जाता हूं मैं, 360 डिग्री का एंगल मूव कर लेता हूं। अगर ध्यान से देखो, मेरे को 180 डिग्री मूव करना, अगर मेरे को 180 डिग्री मूव करना हो तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को 180 डिग्री मूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूं। 180 डिग्री का मूवमेंट मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का मतलब है कि मैं कितना मूव कर रहा हूं, पाई मूव कर रहा हूं। अब देखो अगर मैं इस 2 पाई r, ध्यान से समझना बच्चे, ये 2 पाई r और ये 360, अगर मैं इस 2 पाई r को r से डिवाइड कर दूं, देखना अगर मैं इस 2 पाई r को, चलो शुरू से समझाता हूं। फुल सर्कल में मूव किया मैंने, किसमें, फुल सर्कल में, फुल सर्कल में जब मैं मूव किया, फुल सर्कल में, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 2 पाई r। और फुल सर्कल में, और इसी फुल सर्कल में देखते हो, इसी फुल सर्कल में एंगल सबटेंड कितना होगा, एंगल सबटेंड कितना होगा, 2 पाई रेडियंस का। कितना एंगल सबटेंड होगा, 2 पाई रेडियंस का। देखो मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूं आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आती कहां से। तो फुल सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कितनी होगी, 2 पाई r की, अगर r रेडियस का सर्कल है। फुल सर्कल में एंगल सबटेंड कितना करते हैं, 360 डिग्री, जो कि किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। अब देखो अगर मैं 2 पाई r को r से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा,
2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, 2 पाई आर क्या था, ये था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। तो 2 पाई क्या आया, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड इन रेडियन, एंगल सबटेंडेड इन कितना आ गया मेरा, रेडियन में। यहीं से देखो ना चीजें कैसे कनेक्ट होती जाएंगी, यहीं से देखो चीजें कैसे कनेक्ट होंगी। मैं कहाँ कहाँ मिटा दूं आप लोगों के लिए, मैं ये वाला टर्म मिटा देता हूँ। यहाँ से देखो कैसे चीजें कनेक्ट की जाती हैं। मान लो मैं हाफ सर्कल में मूव कर रहा होता, किसमें, हाफ सर्कल में मूव कर रहा होता। हाफ सर्कल में ग्रीन पेन ठीक से दिखेगी नहीं, अवॉइड करते हैं ग्रीन को यूज करना। मान लो मैं हाफ सर्कल में मूव कर रहा होता, हाफ सर्कल में, तो मेरा लेंथ कितना बनता, हाफ सर्कल के लिए लिख रहा हूं बेटा, तो लेंथ कितना बनता, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आती मेरी, पाई आर। अगर फुल सर्कल में 2 पाई आर है तो हाफ सर्कल में कितनी आ जाएगी, पाई आर आ जाएगी। ठीक है, और मेरा रेडियस कितना है, मेरा रेडियस कितना है, रेडियस है मेरा आर। तो अगर मैं फिर से यही चीज करूं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई अगर मैं रेडियस करूं, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पाई। और मेरे को पता है कि हाफ सर्कल में कितना एंगल सबटेंड होता है रेडियन में, पाई थीटा होता है, पाई रेडियन से तो सबटेंड होता है। तो इसका मतलब मुझे एक फॉर्मूला यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ से क्लियरली एक फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा करता, कैसा, अगर मैं ऐसा लिख लूं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, थीटा। और थीटा किसमें, इन रेडियन, किसमें मिल जाएगा मेरे को, इन रेडियन। आ जाते हैं वापस, आ जाते हैं वापस यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ जाते हैं। b इज इक्वल्स टू, ये लिखे रहते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा अपने को, कितना आया था ये, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी ना फुल सर्कल वाले, किसको नहीं मिटाते। देखो dl, अब देखो l, l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस कितना दिया हुआ है a, और ये कितना आना चाहिए हमारा, थीटा इन रेडियंस के बराबर। तो l की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a थीटा आ जाएगी। तो जब मैं, देखो समझो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, जब मैं dl को इंटीग्रेट कर दूंगा, जब मैं dl को इंटीग्रेट कर दूंगा तो बहुत सारे dl मिलके क्या बना देंगे, सारे dl dl, ये सारे dl 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 dl, ये भी dl, ये भी dl, ये भी dl और ये भी dl, ये सारे dl मिलके क्या बना देंगे मेरे लिए l। और l की वैल्यू किसके बराबर है, a थीटा के बराबर है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a थीटा, जहाँ पे थीटा किसमें अच्छा ध्यान रखना, रेडियन में, ये a इस a को मार देगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, किसमें, रेडियन में, इंटू थीटा किसमें, और रेडियन में। अब देखो यहाँ से फॉर्मूले कितने आसानी से आएंगे, यहाँ से सारे फॉर्मूले कितने आसानी से आते जाएंगे। देखना, आप कोई सी भी चीज याद रख सकते हो, मैं और अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ अभी, मैं और अच्छे से कनेक्ट कर लूंगा उसको भी। देखो हम कहां तक आए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए और थीटा इन रेडियन। देखो यहां से, अब अगर फुल सर्कल की बात करते हैं, इसी से सब निकाल लेंगे, अगर आप ये याद रखो तो फुल सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो थीटा इन रेडियन कितना होता है हमारा, थीटा कितना आता है फुल सर्कल में 2 पाई, तो ये कितना हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और थीटा की जगह होता है 2 पाई, 2 को मारता, आई को मारता, ए पाई को मारता, तो कितना हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाई 2। हाफ सर्कल की बात करते हैं, हाफ सर्कल की बात करते बच्चे, तो कितना होता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और हाफ सर्कल में थीटा इन रेडियन कितना होता, पाई, कितना होता, पाई, पाई पाई को मार देता तो कितना हो जाता, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए। क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं तो कितना आता, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाई ए और थीटा इन रेडियन कितना होता पाई बाई 2, तो ये इसको कर देता तो कितना आ जाता मेरा म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई ए। देखो सारे रिजल्ट जो आपको पहले मिले थे वही सारे रिजल्ट क्या हो गए आपको फिर से मिल गए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और ये रिजल्ट ऐसा नहीं था कि कुछ नया दिखा, ये रिजल्ट मेरे को पहले भी दिख रहा था। ये रिजल्ट मैं चाहता हूं तो यही इस स्टेप से आपको दिखा सकता था, मैं चाहता हूं तो ये रिजल्ट आपको इस स्टेप से भी दिखाता। देखो ये क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए, देखो मैं इसे कैसे दिखाता हूं, ये यही तो लिखा हुआ है बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए डॉट 2 पाई। ध्यान से देखते आप, ध्यान से देखते आप तो 2 पाई क्या था, ये तो फुल सर्कल का एंगल सबटेंडेड तो था, फुल सर्कल का एंगल सबटेंडेड तो था, तो यहीं पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा इन रेडियन, ये तो यहीं से दिख रहा था। फिर भी हमने ये पूरा हर तरीके से इसको करके देख लिया। ठीक है, तो देखते हैं और किस टाइप की चीजें आती हैं इसमें, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। आप मेरे लिए तो ये बेटर, मैं तो ये याद रखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए और थीटा को मैं रेडियंस में पुट करते रहता हूँ, जो भी मेरे को वैल्यूज आ जाएगी मैं वहां पे थीटा की जगह पे पुट कर लूंगा उसको। ठीक है, अगर एक ऐसा एग्जांपल लें, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ए, इसके अंदर एक और रिंग ले लेते हैं जिसमें करंट ऑपोजिट सेंस में फ्लो करा देते हैं और मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना आई बी। ये रेडियस को मैं ले लेता हूं ए और ये रेडियस को मैं ले लेता हूं बी। ठीक है, तो निकालते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अगर आप देखोगे आईए को, तो आईए के कारण से करंट का डायरेक्शन कैसा होगा इनवर्ड्स, और आईबी को देखोगे तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा आउटवर्ड्स। आईए के कारण से करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, रख के देख लो, आईए के कारण से करंट का डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स और आईबी के कारण से करंट का डायरेक्शन कैसा होगा आउटवर्ड्स। ठीक है, तो देखो आईए के कारण से कैसा होना चाहिए इनवर्ड्स और आईबी के कारण से कैसा होना चाहिए आउटवर्ड्स। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, आई ए और आई बी के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैं लिख देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट आई ए एंड आई बी। ठीक है, तो आई ए के कारण से, आईए के कारण से देखो कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हमें पता है कितनी होती है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, और करंट कौन सी फ्लो कर रही है ए करंट फ्लो कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है हमारी इनवर्ट्स आ रही है, कैसी आ रही है इनवर्ट्स ऐसी। दूसरी कैसी बनेगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई ड्यू टू बी, और ये क्या हो जाएगा सेकंड वाले का कितना, नहीं यहाँ का रेडियस कितना है हमारा बड़े वाले का बी और छोटे वाले का कितना था ए। ठीक है, और ये कैसी है हमारी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, नेट मैग्नेट एक के कारण से पॉजिटिव इनवर्ट से और एक के कारण से कैसी आउटवर्ड से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर लेते हैं किसी के जिसके कारण से बड़ी हो, देखो चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, तो B ड्यू टू था ये A और ये B ड्यू टू है B, तो ये कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बड़ा है आई ए बाई बी माइनस आई बी बाई ए। ठीक है, इन केस अगर मैं मान लूं कि आई ए इक्वल्स टू क्या है, आई ए इक्वल्स टू मान लेते हैं अगर हम आई बी, अगर मैं आई ए इक्वल्स टू आई बी मान लूं कि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं आई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई को बाहर ले लेंगे 1 बाई बी माइनस 1 बाई
ठीक है, अब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उस हिसाब से हम फाइनल डायरेक्शन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि बी जो है वो बड़ा है और ए जो है वो क्या है, छोटा है। तो बी अगर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या आनी है, छोटी, और डिनोमिनेटर छोटा है मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू कैसी आनी है, बड़ी। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कैसा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फाइनल आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनवर्ड्स को मैं ज्यादा माना था, आउटवर्ड्स को कम माना था, उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया था। मगर अब क्या दिख रहा है कि आउटवर्ड्स जो होगा वो ज्यादा होगा और इनवर्ड्स का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बनेगा। इसीलिए मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। तो चलिए इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।